नमस्कार। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये केजरीवाल जी के बारे में। ये एक दो दिन पहले ही जेल से अब की छूट कर आए। 177 दिन ये जेल में रहे थे और पिछली बार जब ये आए थे तो इन्होंने जेल से निकल के बड़ी लंबी रैली की थी उस दिन। 1 डेढ़ 2 घंटे ये सड़क पर रहे थे और क्या-क्या इन्होंने नहीं बताया था कि उनके साथ जेल में क्या-क्या हुआ। इस बार ये टोटल माहौल ही कुछ डिफरेंट रहा है। तो मैं एक तो दर्शकों को ज़रा याद दिला दूँ बहुत ब्रीफ में, केजरीवाल जी की जो अपनी पर्सनल हिस्ट्री रही है पॉलिटिक्स में। 2006 में जैसा आप जानते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था और ये प्राइमरली हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है उसके पीछे इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। लेकिन इनके भी पीछे उस समय ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का हाथ ज़्यादा था। फिर ये अन्ना हज़ारे के मूवमेंट से जुड़ गए, वो कहानी में मैं नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा ये आज बोल रहे हैं कि ये रिज़ाइन करेंगे, ये एक बार पहले भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, तब इन्होंने रिज़ाइन किया था। 2013 का जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद किसी की भी मेजॉरिटी नहीं आई थी। तब ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और ये 49 दिन बाद 49 डेज बाद ये मेजॉरिटी नहीं जुटा पाए थे, तो ये रिजाइन किया और फिर दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था और दोबारा 2015 में इलेक्शन हुए थे। और आनंद, आप जो असेंबली है दिल्ली की, पिछले 3 इलेक्शंस का मैं यहाँ डेटा दिखा रहा हूँ। 2013 में जैसे मैंने कहा किसी की भी मेजॉरिटी नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली थी, लगभग 30% इनका वोट शेयर था। लेकिन 2015 और 20 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 67 सीट, 62 सीट्स और 55% इनका वोट शेयर रहा है। तो अगर आप देखें इनका वोट शेयर असेंबली में आनंद हमेशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव आते ही बिल्कुल इनकी बात बिगड़ जाती है। ये 18% से ज्यादा कभी वोट ला नहीं पाए और तीनों इलेक्शन में सातों सीट्स बीजेपी ने दिल्ली में जीती हुई हैं। तो एक तो इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि दिल्ली के असेंबली के चुनाव अब आने ही वाले हैं, 2-4 महीने या फरवरी में तो वैसे भी आएंगे। उसके ऊपर आपका ओपिनियन चाहूंगा। और दूसरा, अब ये जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का रेजिग्नेशन की जो कल से बात चल रही है, दोनों ही इस बात पे कह रहे हैं कि अब हम जनता पे जाएंगे और जनता फैसला देगी कि हम बेकसूर हैं या नहीं। तो ये दो चीजों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा आनंद। नहीं, पहली चीज तो ये कि जब ये जेल से, देखिए दोनों बेल में ये फर्क है। एक तो ये समझ लेना चाहिए, जब ये पिछली बार बेल पे आए थे मई में, तो वो इंटरिम बेल थी। दैट वाज एन इंटरिम बेल और इंटरिम बेल में ये प्रचार करने आए थे और उस समय ये बिल्कुल ठीक से पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया गठबंधन थे। कांग्रेस के साथ ये मिल के दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में, चंडीगढ़ में, मतलब 5-6 जगह ये मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एज अ डिसीजन पंजाब में आमने सामने लड़ रहे थे। तो उस समय जो एक जनरल एंथू था वो नेचुरली ज्यादा था, क्योंकि जो भी इंडिया गठबंधन के सहयोग में था या उसके प्रति अच्छी, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ जो भी लोग थे वो सब लोग इसमें इनके साथ भी थे। ये इनको एक रेगुलर बेल मिली है। अब इनको रेगुलर बेल मिली है विथ सर्टेन कंडीशंस। नाउ इस बार इनके जेल, मतलब निकलने से पहले ही वो जो अब उस अटकल का एक अलग अलग तरह के हुआ है, मैं उस पर क्या जाऊं, उस पर बहुत कुछ बात हो चुकी है। हरियाणा में ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था कि ये और कांग्रेस आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के इलेक्शन हैं, तो मानी हुई बात है कि अगर हरियाणा में ये लोग 7 इलेक्शन लड़ते तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी प्रेशर रहता, कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर रहता कि दिल्ली का इलेक्शन आप 7 लड़िए। हालांकि जो स्ट्रैटेजिस्ट दोनों पार्टीज के हैं उनको ये भी समझ में आया कि दिल्ली के पार्लियामेंट पे दोनों लोग साथ मिलकर भी लड़े, लेकिन ऐसा कुछ, इसको कहते हैं ना, कुछ कर नहीं पाए। तो जो मुझे समझ में आता है कि जब ये
अरविंद केजरीवाल जी अभी छूट के आए हैं, तो उनको एक कंडीशन लग गई है उनके ऊपर, और वो कंडीशन ये लगी है जय कि ही एज अ चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट साइन फाइल्स, ही विल ओनली साइन फाइल्स जो फाइल का फाइनल मतलब डिसीजन एलजी कर रहे हैं और जो इनके सिग्नेचर के बिना वहां तक नहीं जाएगी। तो हालांकि ये अजीब सा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये कुछ अजीब सा है भाई। या तो वो दैट मैन इज नॉट क्वालिफाइड टू साइन, और इफ ही इज क्वालिफाइड टू साइन तो ओनली ही विल साइन दोस फाइल जो एलजी के पास जाएंगे। ये कुछ अजीब सा एक है, लेकिन है तो है। अब ऐसे में जो दिल्ली सरकार के पास 3 विभाग हैं, खास करके शिक्षा और चिकित्सा, उसमें आप साइन नहीं कर सकते हैं, उसमें आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, उसमें आप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं है आपके, मतलब मनीष सिसोदिया ऑलरेडी रिजाइन किए हुए हैं। तो ऐसे में दो समस्याएं थी। एक समस्या ये थी कि आप सरकार कैसे चलाएं, और दूसरी समस्या ये थी कि अगर आप इसी तरह से फंक्शन करते रहे तो उसका फायदा क्या है। अरविंद केजरीवाल जी दूर की कौड़ी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मतलब ही इज अ वेरी, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको समझ में आता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। जैसे बार बार ये कहने कि मैं जेब से निकाल दूंगा, पर्ची रखी हुई है, नाम है, बताता हूं, ये एक बार वीपी सिंह भी इस तरह की काम करते थे, ये भी वही काम करते हैं। मेरे पास सब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट मेरी जेब में है, बस आप मुझे वोट दीजिए, मैं जैसे ही पहुंचता हूं ऐसे सबको जेल में डालूंगा। उस दृष्टि से शायद इनको ये लगा होगा कि जब आप नॉन फंक्शनल की तरह हैं तो इससे बेहतर है कि रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन करने से एक हाई मॉरल ग्राउंड तो आपका बनता ही बनता है कि भाई देखिए सत्ता से मुझे बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं तो सत्ता से नहीं। दूसरा ये भी हो जाता है कि जो पिछला इन्होंने रिजाइन किया था, जैसा आपने बताया 2013 में, उसका बहुत डिविडेंड्स मिले थे, मतलब फिर क्लियर मेजॉरिटी के साथ स्वीप किए थे। तो इनको एक ये भी है कि रिजाइन करने से चीजें अच्छी भी होती हैं, मतलब इट ऑलवेज पेज। और मुझे ये लगता है कि जो इनके लिए जरूरी है कि दूसरा चीफ मिनिस्टर वहां बैठ जाए। वो इसलिए बैठ जाए कि जो इनके विभाग है, जिसकी बेसिस पे दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल में 2 बातें बहुत प्रमुखता से हर जगह बोली जाती हैं, वो इनकी शिक्षा और इनकी चिकित्सा, मोहल्ला क्लिनिक, और वो जो ये चिकित्सा में बहुत परिवर्तन किया। अब वो दोनों तो दिल्ली सरकार उसमें कुछ कर सकती है, लेकिन आप एज चीफ मिनिस्टर दस्तखत ही नहीं कर सकते हैं तो फाइल ही नहीं अप्रूव हो सकती है। तो वो भी एक शायद कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है कि उससे बाहर भी निकलना है, एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना है कि भाई जो कम से कम दस्तखत करे, फाइलें मूव हो, कुछ अगले 1-2 महीने जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक काम करना शुरू हो। क्योंकि एक चीज और है, बहुत से लोगों का ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अगर इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं तो इनको असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी और इलेक्शन की मांग करनी चाहिए थी। वो नहीं, वो अकलमंद आदमी है, वो असेंबली डिसॉल्व कर देते और इलेक्शन 6 महीने मतलब अपने समय, भाई वो तो आज भी 6 महीने बाद ही मार्च में होता जब नियत समय है। तो होता क्या, लब्बो लुआब ये होता कि एलजी साहब को फ्री हैंड मिल जाता, कोई सरकारी नहीं है, तो वो तो और उल्टा करते। इस तरह के जो इस समय लोग बैठे हुए हैं इस पदों पे, वो तो ये इंश्योर करते कि इनका शिक्षा और उसमें कुछ ऐसा होल बना दिया जाए जिससे वो बूमरैंग करे। तो मेरे ख्याल में उसको कंट्रोल करने के लिए ये इन्होंने रिजाइन किया, दूसरे आदमी को बिठाएंगे, अपने उन 2 जो इनके हाई प्रायोरिटी जिसके नाम पे ये जिसके काम के लिए वोट मांगते हैं, उसको फंक्शनल करेंगे ठीक से और फिर चुनाव में जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है अजय जी। आनंद, मेरे ख्याल से इस समय कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए आपसे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी अटकलें लग रही हैं कौन बनेगा, बट इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। दूसरी चीज जो इनके बारे में बार बार ये कही जाती है, बीजेपी की बी टीम है, तो ये इस बार बहुत साफ तौर से लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए ही बैट करने आए हैं बाहर। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, असल में इसको एक स्पेसिफिक चीज जोड़ूंगा। हालांकि जो आप कह रहे हैं ना कि नए चीफ मिनिस्टर से परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, नए चीफ मिनिस्टर से होने से फंक्शनल हो जाएगा। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर ऑफिस इज नॉट फंक्शनल। आज उसमें से पानी ही नहीं निकल रहा है, तो कम से कम वो नल तो खुलेगा, वो पानी तो बहना शुरू होगा, बाल्टी तो भरी जाएंगे, लोगों के बीच काम तो करें। इट इज अ नॉन फंक्शनल चीफ मिनिस्टर ऑफिस एज ऑन डेट।
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नया चीफ मिनिस्टर आके कुछ चेंज कर देगा, करेगा वही जो अरविंद केजरीवाल जी को करना है, दस्तखत कोई और करता रहेगा जिससे वो फंक्शनल हो जाएगा। एक दूसरा जो बीजेपी की बी टीम वाला है मामला, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को लेके बहुत ओपिनियटेड है। आप अगर मेरे कार्यक्रम में भी देखें, मतलब लोग बिल्कुल या तो वो इधर है या उधर है, वो बीच का एरिया ही नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट हर पार्टी को ये हक है कि वो जाके कहीं भी इलेक्शन लड़े, भाई उसके अगर कैंडिडेट हैं। अगर जम्मू कश्मीर में रामदास अठावले जी की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी अठावले जाके लड़ती है, अगर वहां पे जाके लोक जनशक्ति पार्टी लड़ती है, वहां पे आरएलडी जयंत चौधरी जी लड़ते हैं, और तो और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 20 कैंडिडेट लड़ा रही है जम्मू कश्मीर। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि भाई सब लोग कहीं भी लड़ सकते हैं, तो उसमें आप उसको तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब जो बात होती है बी टीम सी टीम जो भी, उसकी बात इसलिए होती है कि उससे फायदा किसको होगा। अगर इस, क्योंकि अब उसका भी आर्गुमेंट लोगों का है कि भाई ये कहां है कि वो वोट केवल कांग्रेस के काटेगी, वो वोट उनके भी काट सकती है। अब ये अलग अलग तरह की अटकलें हैं, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं। लेकिन एक प्रश्न हरियाणा इलेक्शन को लेके है, मतलब आम आदमी पार्टी के रेफरेंस में, जिसका भाई मेरे हिसाब से उनके पास कोई आंसर नहीं है, और वो उस पर्टिकुलर एक चीज से दाल में कुछ काला है ये लगता है। और वो मामला है विनेश फोगाट के सामने। जब आप कविता दलाल जो WWF की एक रेसलर हैं, हालांकि जो ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ये वाला जो WWF का है वो ठीक है, उसकी एक रेसलर हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट को विनेश फोगाट के सामने अगर उतार रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि फिर तो कहीं ना कहीं कुछ है। क्योंकि विनेश फोगाट के सामने अगर मैं होता आम आदमी पार्टी का, तो मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारता और ऐलान करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि भाई विनेश फोगाट पार्टी लाइन से ऊपर है, देश की बेटी है, और इसलिए उसने जो किया मैं उसके वो कोई नहीं उतार रहा हूं। लेकिन अगर आप वहां कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो वहां तो सबसे ज्यादा डैमेज तो भाई अगर खास करके पहलवानी को उतार रहे हैं, ये सब अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो डैमेज तो ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस को करना चाह रहे हैं। अब उस डैमेज कांग्रेस को करने से फायदा अगर बीजेपी का हो रहा है, तो भाई लोगों का आप मुंह थोड़ी पकड़ लें, लोगों को लगता है कि ये बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। तो वो एक समस्या मुझे ऑन द फेस ऑफ इट ये लगती है। अजय जी जी आनंद, हरियाणा की बात आगे लेके चलते हैं। क्या हरियाणा एक रिबेल्स का इलेक्शन बनता जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज्यादा रिबेल कैंडिडेट्स हैं, सब इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी का भी सिमिलर ही हाल है। तो इससे किस पार्टी का कितना नुकसान होगा, और क्या ये पार्टियां एक्चुअली कंट्रोल में भी हैं वहां पे हरियाणा में या नहीं, या ये फ्री फॉर ऑल सा होता जा रहा है? आनंद, देखिए, मैं एक और चीज समझ लीजिए, ये जो रिबेल, देखिए दो चीजें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का रिबेल का जो जिसको टिकट नहीं मिला, जिसने पार्टी छोड़ी, वो बीजेपी में आके या किसी भी पार्टी से लड़ेगा, तो वो ज्यादा डैमेज करेगा। लेकिन जो निर्दलीय लड़ते हैं, अब निर्दलीय इस समय की जो देश की पॉलिटिक्स है, वो या तो इधर या इधर, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो ग्रे एरिया कम है। और आप पिछला लोकसभा चुनाव अगर याद करें, तो वहां 3 लोग जो प्रमुख हैं जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट जीता, और जो उसमें से एक वो पाटिल साहब या कौन है जो महाराष्ट्र के हैं, वो कांग्रेस के रिबेल थे, इलेक्शन जीत के वो फिर कांग्रेस में आ गए हैं। उधर पप्पू यादव हैं, जिन्होंने जो चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उनकी पत्नी तो कांग्रेस में ही, वो भी अब इंडिया गठबंधन के साथ है। और एक चंद्रशेखर रावण हैं जो इंडिपेंडेंट जीत के आए उत्तर प्रदेश से, वो कहते हैं मेरा ना मैं इधर हूं ना उधर हूं। लेकिन जब वो हरियाणा में जाके इलेक्शन लड़ने लगते हैं सारी सीटों में गठबंधन करके, तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि भाई ये तो किसका वोट काट रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन हो रहे हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस, इस तरह का इलेक्शन हो रहा है हरियाणा में। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि रिबेलियन, अगर ये जो कैंडिडेट है जाके उनको कांग्रेस टिकट देती, जैसे वो किसी पार्टी से, मुझे मालूम नहीं, नवीन जिंदल की जो माता जी हैं,
जो हाँ अपने पिताजी के साथ, अरे अपने बेटे के साथ चली गई थी बीजेपी में, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो अब वो फिर कांग्रेस में आना चाहती थी, कांग्रेस ने उनको लिया नहीं। भाई कांग्रेस तो यही करेगी ना, डील तो भाई पूरी होनी चाहिए, लड़के के साथ आओ, मतलब पैकेज आएगा ना कि हवाई जहाज का टिकट लोगे, सीट दोगे नहीं तो भाई अब खड़े खड़े थोड़े ही चलोगे। तो वो माता जी वो भी अपना कुछ ऐसे ही लड़ रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये इंडिपेंडेंट लोगों का कोई मतलब नहीं रहेगा वहां। इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। ईदर यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद बीजेपी और यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद कांग्रेस एज फार एज हरियाणा इलेक्शन इज कंसर्न। अजय जी जी आनंद, लास्ट में मैं एक विषय पर आपसे टिप्पणी चाहता हूँ। ये आपने इसमें पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। ये मोदी जी सडनली गणेश चतुर्थी वाले दिन इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर की याद आ गई और वहां ये पहुंच के ये टोपी वोपी लगा के और पूरी उनकी फोटोज वगैरह छापी गई हैं। ये फोटो तो वायरल हुई है, ये आपने भी दिखाई हुई है, लेकिन इन चीजों का काफी खंडन हुआ इस एक्टिविटी का। सबसे ज्यादा तीखा खंडन जो है मेरे को लगा था कि वो संजय रावत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने सीधा-सीधा ये कहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अब तक कितने घरों में मोदी जी गए, लेकिन अगर संविधान का संरक्षण राजनेताओं से मिलता है, तो ये चीज़ ठीक नहीं होती है। तो इसमें आनंद आपका मैं चाहूँगा कि दर्शकों को एक बार आप अपनी तरफ से भी बता दें, ये क्या चल रहा है इसमें? देखिए वो तो उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए उस एंगल के अलावा कि भाई इनको जाना बुलाया गया नहीं बुलाया गया, ये तो जबरदस्ती पहुंच गए, क्या किए क्या नहीं किए, उस पर भी मेरी बहुत स्पष्ट राय है। ये अगर जबरदस्ती भी पहुंच गए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो मतलब काहे के हम आ रहे हैं, तो यह है कि मना कैसे करते सीआई साहब। लेकिन अगर वहां पे वीडियो बनाया जा रहा है और वो वीडियो रिलीज किया जा रहा है और इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि हमें अगर कोई हमारे साथ अन्याय होगा इंडिविजुअली कलेक्टिवली या इस देश के संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ होगा या कहीं पे भी कुछ होगा, तो वो आखिरी पायदान पे उखड़ा हुआ आदमी है। ही इज द लास्ट मैन सिटिंग जो हमारी रक्षा करेगा। अगर वो इतना बेबस है, अगर वो इतना बेबस है कि वो इनको रोक नहीं पाता है आने से, वहां तक ठीक है। अगर वो अपने यहाँ शूट कराने से नहीं रोक पाता है, फोटो शूट हो रहा है उसको, वो भी ठीक है। उसके बाद वो रिलीज भी हो रहा है, अगर इसको नहीं रोक पाता है तो इट इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री। नो, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। जो संजय राउत उठा रहे हैं बात, वो बहुत टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मुकदमे, भाई वहां एक पक्ष होता है एक पक्ष होता है, ज्यादातर मुकदमे केंद्र सरकार के अगेंस्ट लोग जाते हैं या केंद्र सरकार पार्टी होती है। कहना यह है कि या तो केंद्र सरकार पार्टी होती है या केंद्र सरकार के अगेंस्ट। सीबीआई भी अगर जा रही है, ईडी भी अगर जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, ये सब लोग भाई केंद्र सरकार द्वारा है। तो केंद्र सरकार इज अ पार्टी। और मैं तुरंत, मुझे याद नहीं है और मैं कोई उसका अथॉरिटी भी नहीं हूं, ये बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली है कि अगर आप कोई इसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसका उस केस में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। भाई माधवी बुद्ध जी का पूरा केस क्या है? माधवी बुद्ध जी का पूरा केस ये है कि उनके यहाँ कोई मुकदमा आया है, उसका उनके हस्बैंड से लेना देना है। वो वहां नौकरी करते हैं या वहां कुछ एडवाइजरी करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं, और इसलिए वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। वही बात यहां पे भी है। अगर एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारिणी का जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, अगर विधायिका के माफ कीजिएगा जुडिशरी के सर्वोच्च पद पे, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद के पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जाता है जहां उसके बहुत से केसेस लगे हैं, तो ये तो मन में संदेह वो करेगा ही करेगा। और मुझे बहुत उम्मीद थी कि जिस तरह से इस पे रिएक्शन आया था, जिस तरह से सारे लोग बोले थे कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, लेकिन अपने किसी ऑर्डर में या अपने किसी ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट में जरूर इस पे कुछ ना कुछ बोलेंगे। वो उनकी टिप्पणी का अभी भी हमें इंतजार है। मतलब इट इज एडवाइजेबल दैट ही मस्ट स्पीक इट आउट। और मेन जो मुद्दा वो है, वो सारा मुद्दा ये है कि वो खुद आए थे कि बुलाए गए थे। और दोनों केसेस में बहुत से प्रश्न उठेंगे। अगर वो बुलाए गए थे
तब भी गलत है। क्यों इन्होंने बुलाया था? इन्होंने और किसी को बुलाया था क्या? किसी और को भी भेजा था निमंत्रण? और अगर स्वयं आ गए थे तो आपने स्वयं आने वाले को आप वो एकदम से क्यों आने लगे? आज तक गए थे क्या? इससे पहले आपके घर में कभी गए थे इस तरह की पूजा को में करने? तो वो तो मोदी जी जो करना चाहते थे, वो जो मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग बिल्कुल साफ थी कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर मेरे खिलाफ किसी ने चू करने की आवाज की, वो अपने पार्टी के लोगों को भी था, वो विपक्ष को भी था, वो जुडिशरी को भी था कि देखो तुम्हारे सबसे बड़े जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उससे मेरा किस तरह का उठना बैठना है। तो मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी सैड डे फॉर द for this country. I mean, as far as the judiciary is concerned, executive is concerned, खराब दिन था। अच्छी बात नहीं हुई है। अजय। या आनंद, इट वाज अनफॉर्चुनेट। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का जो भी डिसीजन आना है वो भी अब थोड़ा दिलचस्प हो गया है कि देखें उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच। नहीं, मैं एक चीज ऐड कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले कुछ 2-3 महीने से या तो मोदी जी के जो एडवाइस, इन लोग का मामला, इन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इससे आपको नुकसान हो रहा है। सीजीआई के जाने से हो सकता है डरा तो आपने कुछ लोगों को लिया, कुछ लोग डर गए हों जो इस तरह, लेकिन जो अंतोगत्वा जो वोट देने वोटर जाता है उसमें मेरा अपनी निश्चित मान्यता है कि इनको वोट का कितना नुकसान हुआ है गेज करना मुश्किल है, लेकिन वोट का नुकसान इस एक्शन से मोदी जी को जरूर हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अजय। थैंक यू सो मच आनंद जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।